समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियाँ कुछ और रह कहती हैं। क्या बात है। वो कहते हैं ना कि लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग एक रेस्टोरेंट में हैं और चाय पीने के लिए आए थे क्योंकि शाम का वक्त है और वहाँ पर हमें सुरेंद्र जी मिल गए हैं। उनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं क्योंकि तमाम बातें हैं यूपी नंबर 1 बताए जा रहे हैं। योगी जी की कार्यकाल कैसा रहा, उन सारी सवालों का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद जून, आप आई यहाँ पर लखनऊ में। स्वागत है आपका, आपके चैनल का स्वागत है, संदीप का स्वागत है। थैंक यू सर। आपके आने से मौसम भी खुशगवार हो गया। अच्छा, मौसम भी खुश हो गया। सर, पहला सवाल, यूपी नंबर 1 उत्तम प्रदेश बन चुके हैं, स्मार्ट सिटी है, तमाम होर्डिंगें लग रहे हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? एक बड़ा सा पुराना सा शेर याद आ गया कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियाँ कुछ और रह कहती हैं। क्या बात है सर। आप देखिए ना, स्मार्ट सिटीज़ को देख लीजिए, गाँवों को देख लीजिए। अगर आपके पास कोई स्मार्ट सिटी हो तो बताइए, मैं भी रहना चाहता हूँ। अच्छा, कोई स्मार्ट सिटी अगर अरे कोई एक नई सिटी बन गई हो तो बता दीजिए मुझे, कोई भी एक नई सिटी। बनारस को क्योटो बनाने की तैयारी थी, गंगा मैया घर घर ढूंढ रही है अपने लाल को, और पूरे बनारस में गंगा मैया का पानी उतर आया, नावें चल रही हैं। तो क्योटो तो नहीं बना, शायद वेनिस बन गया। अच्छा, आपके सामने बनारस तो मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है। तभी तो कहा ना कि क्योटो नहीं बना, वेनिस बन गया। नावें चल रही हैं सड़क पर, पानी भरा हुआ है गलियों में, तो आपके सामने। उसके बाद आप आ जाइए कि सबको सुखी करने की बात की थी, राम राज्य की बात की थी। तो अगर राम राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध होता था तो योगी जी बताएं। राम राज्य में हाथरस जैसे लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता था तो योगी जी बताएं। राम राज्य में अगर कोई किसी महिला का चीरहरण होता था जैसा लखीमपुर में हुआ है तो योगी जी बताएं। राम राज्य में किसान अगर 8-8 महीने से सड़क पे बैठा हुआ था अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपने फसलों के उचित मूल्य के लिए, गन्ने के उचित मूल्य के लिए, योगी जी बताएं। बेरोजगार उच्चतम दर पर हैं उत्तर प्रदेश में, अगर राम राज्य में बेरोजगार लोग होते हों तो योगी जी बताएं। योगी जी मजदूरों के बारे में बता दें, योगी जी किसानों के बारे में। हर जगह पे तो ये सरकार फेल है, महिलाओं की असमत सुरक्षित नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कुछ काम किया है तो मेरी चुनौती है कि योगी जी के कार्यकाल में एक शिलान्यास हुआ उसका लोकार्पण हुआ दिखा दें। मेट्रो किसी पुरानी सरकार की योजना थी, फीता इन्होंने काटा। आगरा एक्सप्रेसवे किसी पुरानी सरकार की योजना थी, फीता इन्होंने काटा। तो ये लोग फीता काट मंत्री हैं, काम करने वाले नहीं, बात बहादुर लोग हैं। आप इतना सारी बातें कह रहे हैं सर की फीता काट रहे हैं, बट आप उन्होंने खुद दावा करे कि सरकारी नौकरी इतना दे रहे हैं। तमाम जो होर्डिंग है, होर्डिंग में आप देख रहे होंगे कि उसमें होर्डिंग में लिखा हुआ है एयरपोर्ट बना रहे हैं सर। तमाम तरीके की होर्डिंग है, मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन, वो भी होर्डिंग, बड़ी बड़ी होर्डिंग लखनऊ से लेके दिल्ली तक तमाम तरीके की दावा हो रहे हैं। ATS बना रहे हैं, ATS बना रहे हैं, तो तमाम चीज़ें तो बना रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहे। वो कहते हैं ना कि लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। तो आज जो स्थितियां हो रही हैं, अगर आप देखें
ATS बन रहे हैं, तो ATS बनना एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस का काम है। 12 ATS सेंटर बन रहे हैं, लेकिन योगी जी कह रहे हैं देवबंद में बन रहा है, इसको हिंदू मुसलमान कराना है। और दूसरी कौन सी योजना आपने बताई थी? स्मार्ट सिटी है, मुफ्त राशन है। हाँ, अब आप बताइए, मुफ्त राशन की बात आप कर लीजिए। राइट टू फूड कांग्रेस पार्टी ने दिया था। इस देश में कोई भी आदमी अन्न के बगैर नहीं सो सकता, ये भोजन का उसका अधिकार है जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। तो अगर आप भोजन दे रहे हैं तो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये उसका राइट है। अगर आप नहीं भोजन देंगे तो जेल जाएंगे, क्योंकि ये उसका फंडामेंटल उसमें अधिकार के रूप में आ गया है। आप राशन देने की बात कर रहे हैं, 5 किलो का राशन 18 पंजे 90 रुपए का राशन दे रहे हैं, और 100 रुपए का थैला, 100 रुपए का प्रचार। आज तक कभी देखा आपने? खाली थैलों के उद्घाटन हो रहे हैं, आज तक कभी देखा है आपने? और 100 रुपए का राशन दे करके 500 रुपए गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए, ये कभी देखा है आपने? 380 रुपए 390 रुपए का हमारे शासनकाल में सिलेंडर मिलता था, 900 रुपए का मिल रहा है। अरे भाई, आप 390 रुपए का कर दो, मत दो 5 किलो राशन। 100 रुपए का राशन आदमी खरीद लेगा, 5 ही किलो तो दे रहे हैं ना। तो ये सच्चाइयाँ हैं इस सरकार की। ये सरकार झूठों की है, निकम्मों की है, निर्लज्जों की है, बेईमानों की है। ये हमेशा सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते रहते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट करते रहते हैं। आप कह रहे झूठ बोल रहे हैं सर। अभी एक सवाल है, जिस तरीके से इन्होंने 6 लाख करोड़ का लक्ष्य रखते हुए 400 रेलवे स्टेशन को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए बात कह रहे हैं, और उसके बाद एयरपोर्ट ले लीजिए, ट्रेन, रेलवे, स्टेडियम, तमाम वो प्राइवेट करने की बात कह रहे हैं सर। वो सिर्फ 4 साल के लिए बता रहे हैं, उसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये सरकार ने इस देश को सेल पर लगा दिया है। जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया, ये सब लोग बेचने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस कुछ भी नहीं किया। तो अगर कुछ नहीं किया तो बेच क्या रहे हैं? इनके पिताजी बनाए थे या इनके ससुर दहेज में दिए थे? आप बताइए ना, कोई एक चीज बता दे जिस चीज को भी मोदी जी बेच रहे हैं वो मोदी जी ने बनाई हो या भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हो। बताएं, पिछले 70 साल में बनी हुई चीजें तो बेच रहे हैं आप। पिछले 70 साल में रेल बनी, BPCL बनी, इंडियन एयर इंडिया बना, आप जितने एयरपोर्ट्स थे वो पिछले 70 साल में बने, सभी आप बेच रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगले 70 साल बाद हम क्या बेच पाएंगे? मोदी जी एक काम बता दें अपना जो उन्होंने बनाया। 70 साल बाद कोई भी सरकार आए वो क्या बेचेगी? आपने पूरे देश को सेल पे लगा दिया है, रोड से लेके रेल तक, एवरीथिंग इज ऑन सेल। 4 साल के लिए है बस। कौन से 4 साल के लिए? क्या बात कर रहे हैं? क्या BPCL को 4 साल के लिए बेच रहे हैं? एयर इंडिया को 4 साल के लिए बेच रहे हैं? रोडों का जो PPP मॉडल पे प्राइवेटाइजेशन है रोड का, क्या 4 साल के लिए कर रहे हैं? झूठ बोलते हैं। रेल के जो क्या नाम जो स्टेशन हैं, ये 30-30 साल के लीज पर दे रहे हैं। बात करते हैं 90 साल के लीज पर दे रहे हैं। और क्या होता है? बेचना और क्या होता है? बल्कि ये तो और बड़ा घोटाला है। तो आप कह रहे हैं घोटाला है, और महंगाई को किस नज़र से देख रहे हैं? तमाम जो महंगाई है वो कह रहे कोरोना की वजह से लोगों का, ये भी हम तमाम जो हमारे दर्शक है उन्होंने भी देखा होगा, तमाम लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ये जो है महंगाई है किसी को असर नहीं पड़ रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सर, कहते हैं कोई बात नहीं, होने दो। तो कांग्रेस किस नज़र से देख रहे हैं? कांग्रेस के समय भारतीय जनता पार्टी 50 पैसे डीजल पर तेल रेट बढ़ जाता था तो चूड़ियाँ तोड़ने लगती थी। ये लोग कह रहे कांग्रेस का ही देन है। अगर कांग्रेस का देन है तो भाई सरकार भी और देश भी कांग्रेस की देन है। छोड़ के भाग जाए, हम संभाल लेंगे, हम कर देंगे सस्ता। अब आप इसका ध्यान से सुनिए। 2014 में 3 रुपये 50 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पर लीटर, और 10 रुपये 30 पैसे थी पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी। इस सरकार ने डीजल पर 32 रुपये एक्साइज ड्यूटी कर दी और 33 रुपये कर दी है पेट्रोल पर।
ये हमने की है क्या? हमारे ज़माने में तो 3 रुपए थी। आज भी अगर एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस के समय की कर देते हैं तो 28 रुपए पर लीटर डीजल सस्ता हो जाएगा और 22 रुपए पर लीटर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। ये जो इन्होंने आम जनता से एक्साइज ड्यूटी की लूट की है, इसका जिम्मेवार कौन है? लुटेरे हैं ये लोग। 25 लाख करोड़ से ज़्यादा जनता से लूटे हैं। बताइए कहाँ गए पैसे? ये लोग लूट का पैसा रखे हैं, लूट रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी के नाम पर देश में लूट की है इन्होंने, तब महंगाई बढ़ी है। आप देखिए, बगैर किसी बात के डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, नोट बंद कर दिए, पूरे भारत की जो क्या नाम अर्थव्यवस्था थी बर्बाद करके रख दी। उस दिन के बाद कमर टूट गई। बगैर किसी तैयारी के जीएसटी ले आए, मध्यम वर्ग के व्यापारी की कमर टूट गई। डिमोनेटाइजेशन से मजदूर की कमर टूट गई, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसकी कमर टूट गई। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या बात करते हैं। महंगाई तो उन्हीं कारणों से बढ़ी है ना। कभी आपने कभी सुना था कि यूरिया का कट्टा 50 किलो की जगह 45 किलो का कर दिया? डीएपी के दाम 3 गुना बढ़ा दिए। किसान की उपज का मूल्य तो 2 गुना किया नहीं, 2 गुना तो छोड़िए, 2% बढ़ा है, लेकिन किसान की फसल की लागत 2 गुने से ज़्यादा बढ़ा दी। डीजल डबल कर दिया इन्होंने यूरिया डबल कर दिया, डीएपी डबल कर दिया, फार्मिंग इक्विपमेंट से 18% के जीएसटी लगा दिया। तो किसान को आप पर एकड़ लगभग 22,000 रुपये फालतू देने पड़ रहे हैं, और गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा। 50 रुपये गेहूं में बढ़ा दिया। क्यों नहीं देते हैं स्वामीनाथन? तो महंगाई को बढ़ाने की सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार जिम्मेवार है, और इनकी नीतियां जिम्मेवार है, और इन्हें सरकार चलानी नहीं आती। ये हम दो और हमारे दो की सरकार है। सर, जिस तरीके से अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कल्याण, बिल्कुल लेंगे हम। तो यूपी में जैसे कल्याण सिंह के जिस दिन डेथ हुए थे उसके बाद ही एक बातें बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि उनकी जो तिरंगा में उनका पार्थिव शरीर थे उसके ऊपर भाजपा का झंडा, तो उसमें आपका क्या कमेंट, आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो कांग्रेस ने भी ट्वीट करे हैं इस बात। देखिए, राष्ट्रध्वज का अपमान देश का अपमान है, और जिन लोगों ने भी राष्ट्रध्वज का अपमान किया है वो देशद्रोही की श्रेणी में होने चाहिए। और उस वक्त राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ है, हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ थे। अच्छा। उस वक्त पे तिरंगे के ऊपर, हमारे तिरंगे का संविधान कहता है कि तिरंगे के ऊपर कोई चीज़ नहीं रखी जा सकती। हमें उम्मीद है कि भारत की सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। वैसे भाजपा के लोग, जनसंघ के लोग हमेशा तिरंगे के विरोधी रहे हैं। इन्होंने 1948 में भी तिरंगा जलाया है, इन्होंने हमेशा तिरंगे का अपमान किया है। आज ये कोई नई बात नहीं है। समय आने पर, सरकार बदलने पर, अगर ये लोग नहीं तिरंगे के इस अपमान का उचित कॉग्निजेंस लेंगे तो हम लोग लेंगे। ठीक है, एक लास्ट सवाल है। हम चाय पीते हैं क्योंकि चाय ठंडे हो रहे हैं, तो हम लोग एक लास्ट सवाल करते हैं सर कि कांग्रेस 2022 के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या मुद्दे को लेके कांग्रेस मैदान में आई? कांग्रेस, देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जनता के असली मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी, जनता के नेतृत्व में जाएगी। कांग्रेस जनता के साथ गठबंधन करेगी। बेरोजगारी पर कैसे विजय प्राप्त हो इस पर बात करेगी। महिलाओं की अस्मत कैसे सुरक्षित हो इस पर काम करेगी। मजदूरों को उनकी मजदूरी और उनको काम कैसे मिले इस पर बात करेगी। कल कारखानों का विकास कैसे हो इस पर काम करेगी। और कांग्रेस किसानों के काले कानूनों को वापस कराने के लिए काम करेगी। गन्ने की एमएसपी बढ़ाने के लिए काम करेगी। गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए काम करेगी। और जो किसानों का बकाया है गन्ने का मिलों पर, उसको दिलाने के लिए काम करेगी। कांग्रेस के पास एक निश्चित विकास का इतिहास है। उस अपने इतिहास को कांग्रेस बताएगी और साथ में भविष्य का डॉक्यूमेंट भी जनता के सामने रखेगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमें उम्मीद है कि लोग जो है हमें साथ देंगे। कांग्रेस इस वक्त गांव-गांव जा रही है, पाँव-पाँव जा रही है, नगर-नगर जा रही है, डगर-डगर जा रही है, और हम
चुनाव लड़कर और चुनाव के रिजल्ट से सबको आश्चर्यचकित करेंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए जो नेता है वो तमाम दावा करते हैं, चुनाव से पहले गांव-गांव भी पहुंच जाते हैं, हर चौराहे, हर घर, हर गली पहुंच जाते हैं, तमाम दावे होते हैं, मजदूर किसानों के बारे में बात होते हैं, रोजगार रोटी रोजगार की बात कहते हैं, मकान दिलाने की बात कहते हैं, तमाम बातें करते हैं। हर पार्टी, हर नेता का अलग अलग बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगे क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, लेकिन फैसला आपको करना है। जनता की अदालत में जनता आपका फैसला सुनाने वाली है। देखने वाली बात है कि यूपी का सत्ता किसके हाथों में जाने वाली है और कौन बनने वाला है यूपी का अगला मुख्यमंत्री। 2022 का इंतजार करना पड़ेगा आपको भी और हमें भी। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।